Hello, my dear student of Standard 9th. Welcome back once again. And today in this session, we are going to do chapter number 11. Okay, we are going to discuss its question answer. And friends, its exercise is very huge. So, question answer session will be going to be covered in the three parts. And this is part 1. As you can see on your screen, there is a question number 1. You can see answer the following questions in shorts. And friends, there are only 7 in this sub question, and you will find 7 question answer which we are going to discuss today only. In my part 2 I am going to discuss question number 2 where we are going to suppose give reason, and in the third part we are going to discuss some of the short notes and the MCQ. So first part, let us begin with the answer the following question in short, and I might be get trouble to read this, so I request all of you to increase the brightness of your screen. Okay, now it is more brighter. So let us start. So first question is ask you that state the required qualification for being appointed as the judge of the Supreme Court. आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है देन यू रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन. ओके, सो एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी एंड डेट यू आर सपोज टू बी सी. सो अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी, नाउ द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो पहली कंडीशन क्लियर कट आपको ये बताती है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा. सेकेंड कंडीशन, शुड हैव provided a service of at least 5 years as a judge in any of the high court of India. और देखो अब और आ रहा है ना, मीन्स ये आपको जो कंडीशन नंबर 2, 3, 4 इसमें जो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए. ठीक है, या तो वो जो पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनने वाला है उस इंसान को कम से कम हाई कोर्ट का जज 5 साल तक अगर वो सर्व कर चुका है तो वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है. अगर वो नहीं, अगर 5 ईयर एज ए जज हाई कोर्ट नहीं किया है तो नीचे के 2 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी नंबर 3. शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. अगर नो डाउट उसने अगर एज ए जज काम नहीं किया हुआ है तो एज ए लॉयर एज एन एडवोकेट उसको कम से कम 10 years का एज एन हाई कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओके, सो अगर मान लो उस इंसान ने पर्टिकुलरली 5 साल एज ए जज भी काम नहीं किया है हाई कोर्ट में, या फिर उसने एज ए लॉयर 10 years भी काम नहीं किया है, तो उसके बाद सही भी एक और चांस है जो कंडीशन नंबर 4 बताएगी. ठीक है, शुड बी distinguished judge, sorry, correction, or a famous jurist as per the opinion of the president. So प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश जज होना चाहिए. वेल अभी हम लोग इस डिस्टिंग्विश जज को कैसे मानेंगे? वेल ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन है जो सालों से LLB के स्टूडेंटों को एज अ प्रोफेसर मतलब पढ़ा रहा है, बट उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की. ठीक है, तो ऐसे किसी इंसान को मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हैं. ओके, नाउ एंड द लास्ट वन, शुड नॉट बी मोर देन 65 years ऑफ एज. उनकी जो एज है वो 65 से ज़्यादा नहीं होती. हम इंडिया में ऐसा माना जाता है कि 65 years के बाद लोग ओल्ड एज हो जाते हैं, उनकी जो सोचने समझने की कैपेसिटी वो थोड़ी डिग्रेड करती है, डाउन करती है. इसलिए उन लोगों ने आई थिंक 65 एज अ रिटायरमेंट एज रखी थी. इसके बाद वो जो इंसान है जो सुप्रीम कोर्ट का जज है 65 years होने के बाद वो जब रिटायरमेंट लेता है तो वो किसी भी और कोर्ट में एज ए जज काम नहीं कर सकता. ओके, हाँ गवर्नमेंट उनको कुछ एजेंसीज में या कुछ इन्वेस्टिगेशन में उनका यूज़ किया जाता है. इट डिपेंड कि उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी कैसी है. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था. 5 points यू आर सपोज टू रिमेंबर. पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सिटीजन ऑफ इंडिया. पॉइंट नंबर 2 5 years एज ए जज इन द हाई कोर्ट. नंबर 3 एज ए एडवोकेट 10 years एटलीस्ट इन हाई कोर्ट. 4 शुड बी डिस्टिंग्विश जज इन द
और अ फेमस जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड नंबर 5, 65 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ओनली आपको इतना याद रखना है। ओके, आई होप क्लियर है सबको। चलो नंबर 2 पे चलते हैं। वाओ, स्लाइड भर भर के आंसर है। चलो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। वेल, स्टेट द पावर अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या पावर आता है? वेल, लेट अस सी। When the court has a power to direct give judgment after hearing the case, such a power is known as the original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to making decision regarding the case, which no other court has. देखो हमारे यहाँ पर इंडिया में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो मतलब दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद वो अपने जजमेंट दे सकती है, वरना जजमेंट देने का राइट इंडिया में और किसी के पास नहीं, और इसे ही हम लोग ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहेंगे। ओके, एंड अंडर दिस जुरिडिक्शन द फॉलोइंग पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व, दोज कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो मतलब अभी हम लोग जो 5 पॉइंट्स रीड करने वाले हैं, ये मतलब 5 टाइप के केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो सॉर्ट आउट करती है अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओके, लेट्स बिगिन विद द पॉइंट नंबर 1। मैं आई थिंक थोड़ी स्क्रीन स्ट्रेच कर लेता हूँ। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 1, इट हैज़ द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। तो कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, और कभी कुछ एक स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स में या फिर गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है। से फॉर एग्जांपल, ये एक मैं प्रैक्टिकल केस डिस्कस कर रहा हूँ। अमित शाह को वेस्ट बंगाल में रैली करनी है। अब जब भी कोई रैली करनी है, कोई प्रदर्शन करना पड़ता है, तो वहाँ की लोकल जो पुलिस होती है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। एंड अमित शाह इन डेट केस फ़ोन घुमाते हैं, हाँ वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता के ये मैदान बुक रखो, मुझे रैली करनी है। हाँ सर, 1 मिनट में अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके बात बताता हूँ। एंड ये फ़ोन करते हैं ममता बनर्जी को, जो वेस्ट बंगाल की सीएम है। दीदी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं अमित शाह, क्या करूँ, परमिशन दे दे। दीदी ने मना कर दिया। ओके, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। एंड उन्होंने वो अमित शाह को मतलब इन्फॉर्म कर दिया कि सर सॉरी अभी थोड़ा प्रॉब्लम, तो ग्राउंड नहीं मिल सकता। सो अमित शाह को भी पता है कि ना किसने बोला होगा। ये केस कर उन्होंने अब सीधा ममता बनर्जी पे अटैक नहीं करेंगे, बट उन्होंने पुलिस पे केस कर दिया कि मुझे यहाँ पर एज राइट टू फ्रीडम मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चलते रहते हैं। सो बीजेपी पार्टी केस करती है, अमित शाह पर्सनल तो नहीं करेंगे बट बीजेपी पार्टी करेगी। इस टाइप के केसेस जो होते हैं, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंड्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को टाइम पे मिलते नहीं है ना। सो लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ था कि जीएसटी का जो कलेक्शन था वो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को देने थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इट्स एक्ट ऑफ गॉड, सो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग इतना आपको फंड अभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। होता है। पॉइंट नंबर 2, इट हैज़ a power of resolving difference of opinion, fight and conflicts between the government of India and one or more states, or on the other side one or other states। तो कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, फाइट्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, तो वो सारे डिस्प्यूट कौन सोल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इट हैज़ अ पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग द फाइट और कॉरल बिटवीन द स्टेट और स्टेट्स। तो कभी भी स्टेट्स, एक पर्टिकुलर स्टेट को दूसरे स्टेट से प्रॉब्लम होती है, से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन को लेके इशू हो सकता है ना, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्टेट्स के बीच में। कभी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस आता है अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है जो दोनों स्टेट को मानने होते हैं। नंबर 4, Supreme Court has a right to give judgment concerning any set of union government on constitutionality। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट को, इवन यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट है, अपना जजमेंट सुना सकती है। ओके। इट हैज़ अ पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी सिटीजन्स हैं
उनके बीच के जो मैटर्स हैं, सॉर्ट आउट्स हैं, वो सब गवर्नमेंट देख लेती है. नाउ moreover it has empowered to issue the habeas corpus mandamus और the order of prohibition. ठीक है, habeas corpus mandamus ये एक लॉ का टर्म है. इसके बारे में मैंने हम लोग डिस्कस किया था कि किसी भी पर्सन की अथॉरिटी को अदालत के सामने पेश किया जाता है, डेट इज कॉल्ड. एंड इट इज़ नॉट अ जुरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द स्टेट्स और स्टेट्स. आप बोलोगे सर इतने सारे स्टेट्स क्यों हैं? वेल, पहले सिंगुलर प्लूरल और प्लूरल. ठीक है, तो इस टाइप का मतलब अरेंजमेंट किया गया है. मतलब ये कोई भी कॉम्बिनेशन में मतलब कोई भी केस हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है. लेकिन वाटर वाला जो केस होगा ना, वाटर से रिलेटेड, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस नहीं आएगा. ए सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव जजमेंट. इसके लिए एक सेपरेट एक व्यवस्था की गई है जिसको वाटर ट्रिब्यूनल कहा जाता है और वो उसमें अपना जजमेंट सुनाता है. द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड इट कैनॉट बी चैलेंज एनीवेयर. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है और उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता. दे हैव टू रिस्पेक्ट बाय ऑल. सबको उसका सम्मान करना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे. इट इज़ नाउ डिस्क्राइब द मैटर डेट आर आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऐसे कौन से केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर होते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट में पूरे इंडिया के केस सुने जाते हैं, पर कुछ ऐसे खास केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाते हैं. तो ऐसे कौन से केस होते हैं? चलो देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, जुरिडिक्शन इम्प्लाइज द पावर असाइन टू द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, जुरिडिक्शन का जो मतलब उसने मतलब सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया है कि अपना जजमेंट दे सकती है. दोज मैटर विच कैनॉट बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन. तो कुछ ऐसे केस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते. तो ऐसे भाई हम भी जानना चाहते हैं कौन से केस होते हैं. तो पॉइंट नंबर 2, द मैटर आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डेल्ट बाय द अदर कम्पिटेंट बॉडीज सच एज अ मिलिट्री कोर्ट. है ना, मिलिट्री कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं आर्मी से रिलेटेड, वो कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं. उसको आर्मी का खुद का पर्सनल कोर्ट होता है, वो उसको सॉर्ट आउट कर लेता है. आप लोगों ने मूवीज़ में भी शायद देखा होगा कभी. द हाई कोर्ट्स एंड द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, तो इनके भी कुछ मैटर्स होते हैं. एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीचमेंट. इम्प्लीचमेंट क्या होता है? फ्रेंड्स, ये वर्ड दिमाग में याद रख लो. इम्प्लीचमेंट क्या होता है? किसी भी गवर्नमेंट के मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो गए, इनको ऐसे ही हम लोग नहीं निकाल सकते. इनको निकालने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग इम्प्लीचमेंट कहेंगे. और इसकी भी एक प्रोसेस होता है. लेट्स सी क्या प्रोसेस होता है. द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इम्प्लीच एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. तो यूनियन पार्लियामेंट, हमारे जो लोकसभा राज्यसभा है, इनके पास ये राइट होता है कि किसी भी जज को हम उनके पोजीशन से हम लोग रिमूव कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, द रीजन टू लॉन्च द इम्प्लीचमेंट प्रोसेस आर. अच्छा, अब मतलब इम्प्लीचमेंट का प्रोसेस कब लॉन्च किया जाएगा? वेल, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर किसी जज ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है. इम्प्रॉपर बिहेवियर, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. अब हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने नहीं जा सकते. सच अ करप्शन और फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी. या उन्होंने कोई करप्शन के केस में उनका नाम हाजिर हो गया हो, या उनको कुछ बीमारी लग गई हो, या फिर उनका मानसिक संतुलन में कुछ गड़बड़ हो सकती है. तो इन डेट केस एक इम्प्लीचमेंट का प्रोसेस फॉलो किया जाता है एंड फिर जज को उनके पोस्ट से रिलेटेड है. फिजिकल एंड मेंटल तो समझ सकते हैं कि ये नेचुरल हो सकता है, बट करप्शन तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग अगर किसी जज पे ये प्रोसेस हुआ तो. नाउ नंबर 3, द प्रोसीडिंग कैन बी लॉन्च इन एनी हाउस. एनी हाउस मीन्स लोकसभा या राज्यसभा, ये कहीं पे भी पहले आ सकता है. वेयर द charges are framed with the consent of the majority of the total membership to the of the house and 2/3 of the member present and voting. तो पहली बात तो जो उन पे चार्जेस लगे हैं, जो उनके खिलाफ मतलब जो भी उनको किस कारण से निकाला जा रहा है वो कारण बताए जाते हैं. और जो हाउस होता है उसमें 2/3 मेजोरिटी मीन 66 या 67 अप्रोक्सीमेटली बोल लो, इतने % वोट्स की जरूरत होती है.
नंबर 4, द अदर हाउस कंडक्ट द इंक्वायरी इनटू द चार्जेस लेवल, यानी उन पर एक इंक्वायरी भी की जाती है कि हाँ भाई ये क्या सच में ऐसा हुआ था। द जजेस हैज़ द राइट टू डिफेंड एनी इन पर्सन और थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जज अपनी बेगुनाही के लिए भी मतलब अपने अगेंस्ट लगे हुए चार्जेस को भी डिफेंड करने का उसे उन्हें मौका दिया जाता है। नंबर 5, आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द इंक्वायरी द इम्पीचमेंट मोशन इज पुट ऑन वोट, फिर इसमें एक वोटिंग होती है। इट नीड टू बी पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटिंग और वोटिंग। सो वही वोटिंग होती है, 2/3 मेंबर्स की वोटिंग होनी चाहिए, तो ही मतलब उनको उनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इवन अगर हम लोग देखो प्रेसिडेंट को भी अगर उनके जॉब से उनको अपने पोस्ट से हटाना है तो उस प्रोसेस को ही हम लोग इम्प्लीचमेंट कहेंगे। मोर और दाल सेम ही है, लेकिन हमको यहाँ पे ये हम लोग वो सुप्रीम कोर्ट वाला, अगर हम लोग इंडियन जुडिशरी की बात करें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात ही करेंगे। प्रेसिडेंट तो पिछले चैप्टर में था। नाउ ऑन रिसीविंग द इम्प्लीचमेंट मोशन पास बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डिसमिस द जज, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ऐसे जज को डिसमिस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आई थिंक बहुत ईजी था, ईजी टू अंडरस्टैंड, नथिंग सीरियस इन दैट। नाउ डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट इन द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के लिए हाई कोर्ट्स के पास क्या पावर है? ओके, हियर वी आर सपोज टू रिमेंबर 3 points. Point number 1, in case a session court has issued any judgment to punish the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment of the session court in the high court. आपको पता है सेशन कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर किसी एक्यूज यानी किसी इंसान के खिलाफ एक सेशन कोर्ट अगर डिसीजन सुनाता है कि भाई इस इंसान को 4 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दी जाती है, तो उस इंसान के पास ये मौका होता है कि वो अपना केस हाई कोर्ट में लड़ सकता है। तो ये इस टाइप के क्रिमिनल केसेज आते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इफ़ द सेशन कोर्ट गिव अ कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स बहुत हैवी पनिशमेंट होता है जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर हैंग टिल डेथ भी हो सकता है, टू एक्यूज इन द केस ऑफ द मर्डर, or on the other hand the lower court had initially given a lesser punishment for the same case, then the petitioner can challenge the judgment of the session court in the high court. देखो अब मान लो कि सेशन कोर्ट में एक बंदे को मतलब मान लिया गया कि हाँ इसने मर्डर किया है और सारे चार्जेस भी प्रूव हो जाते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट उसको बस सिर्फ 5 साल की सज़ा देता है। लेकिन जो केस कर रहा है उसको सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं इसको तो आजीवन सज़ा मिलनी चाहिए और या तो उसको फांसी पे लटकाना ही है, तो वो पर्सन भी सज़ा बढ़वाने के लिए जो लोअर कोर्ट में कम सज़ा दी गई है उसको इंक्रीज करने के लिए भी वो लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नंबर 3, अ पिटिशनर हु इज डिससेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो अप्रोच टू द हाई कोर्ट। अगर क्रिमिनल केसेस के ट्रिब्यूनल कोर्ट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उनके पास मौका होता है हाई कोर्ट में जाने के लिए। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल था। नाउ अगेन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की आपको क्वालिफिकेशन पता है तो हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। स्टेट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड द हाई कोर्ट। तो कौन सा पर्सन है जो मतलब हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंटमेंट हो सकता है? तो फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज रिमेन द सेम, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, पॉइंट नंबर 2, शुड हैव सर्व्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years और एनी ऑफ द जुडिशियल पोस्ट इन द लोअर कोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। मीन्स उसके पास उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशरी पोस्ट का, मीन्स उसे लोअर कोर्ट में, और वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकता है। नाउ शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, या तो फिर उनके पास 10 साल का एज ए हाई कोर्ट का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो या वो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, या फिर कोई स्पेशल जूरिस्ट हैं, या
या अपने मतलब लॉ की फील्ड में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट डायरेक्टली हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन, शुड बी बिलो 62 ईयर्स ऑफ एज। अब मैंने पहले ही कहा था कि देखो सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है बट हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और हाँ, अब हाई कोर्ट का जज है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया हुआ नहीं होना चाहिए, आप लोअर कोर्ट में जाओ, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। एंड लास्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछता है? वेल, ये हमको पूछता है नेम द वेरियस कोर्ट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, बराबर इंडिया में कौन से सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, कितने कितने टाइप्स के कोर्ट्स हैं, डेट वी आर गोइंग टू सी इन दिस आंसर। नंबर 1, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर दोज कोर्ट्स विच आर बिलो द हाई कोर्ट एंड फंक्शन अंडर इट्स सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट हम उसे कहेंगे जो हाई कोर्ट या उससे नीचे काम करते हैं एंड जिनका सुपरविजन ऑफकोर्स हाई कोर्ट के पास ही होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, subordinate courts are classified as a civil court and a criminal court. This court function at the district and the तालुका level. So district and तालुका लेवल पे भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स काम करती हैं। सिविल केसेस तो नॉर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं एंड क्रिमिनल तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, ओके। द डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट एंड द मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 हैंडल द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट क्या होता है? वो मतलब क्लास 1 और क्लास 2 के मजिस्ट्रेट होते हैं जो क्रिमिनल केस देखते हैं, देखो। एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द सिविल जज कोर्ट क्लास 1 एंड 2 लुक इनटू द सिविल मैटर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? सिविल केस और क्रिमिनल केस के एक अलग बाइफरकेशन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड द सिविल जज कोर्ट ऑल्सो वर्किंग एट अ तालुका लेवल। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट भी और सिविल जज कोर्ट होता है जो तालुका लेवल पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे माना जाता है। इसके अलावा बिसाइड दिस देयर आर रेवेन्यू कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट एंड स्मॉल कॉज कोर्ट। तो इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े अलग अलग पर्पज़ के अलग अलग टाइप के कोर्ट होते हैं जो होता है इंडिया में देखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने आज 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। इन माई नेक्स्ट पार्ट, इन चैप्टर नंबर 11 इंडियन जुडिशरी, आई एम गोइंग टू डिस्कस 7 गिव रीजन्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, गिव रीजन में आपको और अच्छी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। आई होप आपको ये चैप्टर का जो मैंने आज कंटेंट डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। एंड वेल, कभी कभी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ। सो अब इसका पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। सो एक ही दिन इतना सारा लिखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो को अलग अलग टाइम पे पोस्ट करो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन अब 7 क्वेश्चन आंसर आज लिख लो, 7 गिव रीजन कल लिख लेना। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम पोस्ट करूँगा तब आपको 4-5 गिव रीजन्स आएंगे एंड कुछ 4-5 MCQ हैं। अब थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में लिखोगे तो आपको भी वर्किंग पे लोड नहीं आएगा। एंड फ्रेंड्स, ये जो स्टैंडर्ड 9th के चैप्टर्स हैं ये बहुत काम में आते हैं, ओके। टू बी ऑनेस्ट, 9th में जितना भी एसएस आता है ना, हर रोज केबीसी में एक क्वेश्चन आता है, तो आप 9th के एसएस को तो स्किप कर ही नहीं सकते, ओके। सो स्टूडेंट, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू यू। वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रॉड इट्स पार्ट 2। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और मेरे दांत ग्रीन क्यों हो रहे हैं? एनी हाउ, ड्यू टू बैकग्राउंड।